मैंने एक ऐसी लड़की से शादी की थी जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वह एक अनाथ लड़की थी। उसकी एक 15 साल की बहन भी थी जिसका नाम दीपिका था। शादी के बाद दीपिका भी मेरी पत्नी राधा के साथ हमारे घर आ गई थी। शुरू में तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि दीपिका हर समय मेरी पत्नी से चिपकी रहती है। वह किसी से भी बात नहीं करती थी और हर समय सहमी हुई सी नजर आती थी। मुझे उसका यह रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, खासकर जब वह रात को भी हमारे कमरे में ही सोती थी। एक रात मैंने गुस्से में आकर राधा से शिकायत की और जब दीपिका कमरे में आई तो मैंने उसे जबरदस्ती दूसरे कमरे में बंद कर दिया और वापस अपने कमरे में चला आया। लेकिन जब मैंने राधा को देखा तो जैसे मेरी जान ही निकल गई। वह बहुत ज्यादा परेशान थी। हमारी शादी की पहली रात थी। मैं अपने दिल में खुशी लिए कमरे में दाखिल हुआ। राधा ने घूंघट में अपना चेहरा छिपा रखा था। मैं उसके लिए एक कीमती तोहफा और फूलों की माला, गजरे भी लाया था। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, मेरा दिल धक से रह गया। वहां जो दृश्य था वह बड़ा ही भयानक था। राधा की 15 साल की बहन दीपिका उसके साथ लिपट कर रो रही थी। यह कोई सामान्य रोना नहीं था। वह तो बिलक बिलक कर रो रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा सदमा लगा हो। मुझे देखकर राधा भी परेशान हो गई थी। उसने दीपिका को डांट कर शांत करवाया। मैं आगे बढ़ा और पूछा, राधा क्या हुआ इस बच्ची को? सब ठीक तो है ना? राधा ने जवाब दिया, जी प्रशांत, ये बस इसलिए परेशान हो गई है कि मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ, तो इसका क्या होगा? ये सुनकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने आगे बढ़कर दीपिका के सिर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, बेटी, परेशान मत हो। अगर तुम राधा की बहन हो तो मेरी भी बहन हो। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। तुम इसी घर में हमारे साथ रहोगी। मैंने राधा से पूछा, तुमने ये बात दीपिका को नहीं बताई थी क्या? राधा बोली, प्रशांत, मैंने उसे बताया था, लेकिन ये अभी बच्ची है ना, अपने माता पिता के जाने के बाद बहुत संवेदनशील हो गई है, इसलिए उसे यह बातें अभी समझ नहीं आ रही हैं। समय के साथ सब कुछ समझ जाएगी। मैंने सिर हिला दिया। फिर राधा ने मुझसे डरते डरते एक बात कही। उसने कहा, प्रशांत, एक बात कहूँ? मैं मुस्कुराया और बोला, राधा, तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी बात सुनकर मैं एकदम निराश हो गया। वह बोली, क्या मैं दीपिका को अपने साथ सुला लूं? जब तक ये संभल नहीं जाती, ये मेरे साथ सो जाया करे। हमारे माता पिता के निधन के बाद ये बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गई है। जरा जरा सी बात की चिंता करके बीमार पड़ जाती है। मैं राधा की बात समझ गया। मैंने कहा, ठीक है राधा, तुम दोनों बहनें इस कमरे में सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। राधा मेरे पास आई और बोली, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। आपने हम बेसहारा लोगों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उसने मुझसे एक और विनती की कि मैं घर में किसी को भी यह न बताऊं कि मैं दूसरे कमरे में सो रहा हूँ। उसने कहा कि जल्द ही दीपिका इस घर से परिचित हो जाएगी और अपनी यह जिद छोड़ देगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, राधा, भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ। मैंने दीपिका को देखा जो अभी भी सहमी हुई सी बैठी थी और चुपचाप बाहर निकल गया। मैंने राधा को तो सांत्वना दे दी थी, मगर अपने आप को कैसे सांत्वना देता? मेरे मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि क्या दीपिका हमेशा यूं ही मेरी खुशियों के बीच में बाधा बनी रहेगी? क्या मैंने अच्छा काम करके अपना ही नुकसान तो नहीं कर डाला? मैंने बड़ी कोशिशों से अपने दिमाग से सभी नकारात्मक विचारों को झाड़ दिया और सोचा कि बच्चे ऐसे ही होते हैं। वे बर्दाश्त नहीं करते कि उनसे परिचित व्यक्ति किसी और के साथ बात भी करे। मैंने सोच लिया था कि मैं दीपिका का पूरा ख्याल रखूंगा। वह बड़ी मासूम और डरी हुई सी लड़की थी। ऐसे बच्चों पर मुझे वैसे भी बहुत दया आती थी। मैं यही सोचकर परेशान हो जाता था कि न जाने उसने अपनी पिछली जिंदगी में क्या कुछ सहा है जो वह ऐसी हो गई है। सच्चाई की यात्रा। हमारी शादी को पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था, मगर दीपिका अब भी राधा के साथ ही सोती थी और मैं दूसरे कमरे में रहता था। मैंने सोचा कि दीपिका के लिए कुछ करता हूँ और एक दिन उसके लिए एक स्कूल बैग ले आया। मैं घर पहुंचा तो राधा घर के कामकाज में व्यस्त थी। दीपिका चारपाई पर बैठी उसे देख रही थी। मैंने मुस्कुराकर दीपिका से कहा, देखो दीपिका, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। लेकिन मुझे देखकर दीपिका रोने लगी
और भागकर राधा के पीछे छिप गई। मैं हैरान था कि आखिर वह ऐसा क्यों करती है। वह हर समय खुद को यूं छिपाकर क्यों रखती है। मैं यह नहीं जानता था कि जब मेरी इन क्यों के जवाब मिलेंगे तो मुझे कितना बड़ा सदमा लगेगा। मेरी पूरी शख्सियत हिलकर रह जाएगी। मैं उठकर खड़ा हुआ और बोला, बेटी इधर आओ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। मेरी आवाज सुनकर दीपिका जोर जोर से रोने लगी। मैंने सवालिया नजरों से राधा की तरफ देखा तो वह मुझे बड़े गुस्से में लगी। वह बोली, प्रशांत, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप मेरी बहन से दूर रहें। आप मेरे पति हैं, मगर दीपिका के लिए तो गैर महरम है ना, इसलिए आप उसे संबोधित न किया करें। मुझे राधा की यह बात बहुत बुरी लगी। मैं तो दीपिका को अपनी छोटी बहन समझने लगा था, मगर राधा का रवैया बड़ा परेशान करने वाला था। मुझे गुस्सा आ गया। मैं बोला, राधा, अगर तुम्हें महरम और गैर महरम का इतना ही ख्याल है तो अपनी बहन को एक गैर महरम के घर अपने साथ लाई ही क्यों। यह कहकर मैंने दरवाजा जोर से बंद किया और घर से बाहर चला गया। बाहर निकलकर मैं सड़कों पर घूमता रहा। मुझे बार बार अपने सख्त रवैये पर शर्मिंदगी हो रही थी। दीपिका मुझ पर जबरदस्ती तो थोपी नहीं गई थी ना। वह तो मेरी पूरी सहमति से मेरे घर आई थी। हम घर में सिर्फ 3 लोग ही तो थे। इससे पहले मेरे घर में खामोशी और सन्नाटों का राज था। मेरी माँ का निधन 2 साल पहले हुआ था और उसके बाद जिंदगी ने मुझे अकेला कर दिया था। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं कुंवारा था और अकेला रहता था, इसलिए कोई काम वाली भी काम करने को तैयार नहीं होती थी। एक दोस्त ने शादी का मशवरा दिया तो मैंने इस रिश्ते की जिम्मेदारी भी उसी पर डाल दी थी। मेरे दोस्त ने ही मुझे बताया था कि उसके जानने वालों में एक अनाथ लड़की है जो दहेज में सिर्फ पुण्य लाएगी। मैं हैरान हो गया और बोला, किस तरह का पुण्य? उसने बताया कि राधा की एक छोटी बहन उसी के साथ विदा होकर घर आएगी। तुम उसकी पढ़ाई खाने पीने पर जितना भी खर्च करोगे वह तुम्हें पुण्य के रूप में मिलेगा। फिर जब वह बड़ी हो जाएगी तो उसकी शादी करके उसे विदा कर देना। मैंने खुले दिल के साथ हाँ कर दी थी, क्योंकि मैं भगवान के आशीर्वाद से इतना कमाता था कि आसानी से उसका खर्च उठा सकता था। मगर मैं कहाँ जानता था कि दीपिका तो अजीब ही तरह की बच्ची होगी। वह तो मेरे गले की हड्डी बन जाएगी जो मुझसे न निगली जा सकेगी और न ही उगली जा सकेगी। मैंने फैसला किया कि मैं कुछ दिन और सब्र से काम लूंगा और देखता हूँ कि दीपिका का रवैया ठीक होता है या नहीं। फिर ही मैं किसी नतीजे पर पहुंचूंगा। दिल की जलन। रात गए मैं घर लौटा तो रास्ते से खाना भी ले आया। मैं जानता था कि राधा मुझसे बहुत नाराज होगी। मैं उसकी नाराजगी दूर करना चाहता था। मैं घर के दरवाजे पर खड़ा था जब मेरे कानों में दीपिका की आवाज आई। वह कह रही थी, राधा, क्या अब तुम्हें तलाक हो जाएगा तो फिर मैं और तुम वापस उसी तरह रहेंगे जहाँ कोई तीसरा हमारे बीच नहीं आएगा। राधा एकदम गुस्से से बोली, अपनी बकवास बंद करो दीपिका। दीपिका की हंसी की आवाज आई। फिर वह बोली, अब तो घर में तुम्हारा वह खड़ूस पति नहीं है, अब तो मुझे मेरे असली नाम से पुकारो। मैं दीपिका की बात सुनकर हैरान रह गया था। उसका कोई और नाम भी था क्या जो मुझसे छिपाया गया था? लेकिन क्यों? मेरे दिमाग में इतने सवाल जमा हो गए थे कि अब मुझे घुटन होने लगी थी। मैंने दरवाजा खोला और घर में दाखिल हुआ। राधा की नजर मुझ पर पड़ी तो वह भागकर मेरे पास आई और बोली, प्रशांत, आप कहाँ रह गए थे? मैं आपकी फिक्र में घुली जा रही थी। मैं यह देखकर खुश हो गया था कि राधा के चेहरे पर नाराजगी का कोई निशान नहीं था। हम दोनों बातें कर रहे थे कि दीपिका एक बार फिर से रोने लगी। वह बोली, राधा, तुम इसके साथ बात मत करो, ये मुझे गुस्से से देखता है। तुम्हारा पति गंदा है। राधा ने मुझे शिकायत भरी नजरों से देखा। मैंने अपनी सफाई दी और कहा, क्यों दीपिका बेटी, मैं क्यों आपको गुस्से से देखने लगा? राधा बोली, प्रशांत, मैंने कहा भी था कि आप मेरी बहन को संबोधित मत किया करें। यह कहकर वह दीपिका को हाथ से पकड़कर कमरे में ले गई और मैं अकेला आंगन में खड़ा रह गया। सच्चाई की कड़वाहट और नए चरित्र का रहस्य। अब मेरे दिमाग की बत्तियां जल चुकी थीं। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। मैं तो इस सब को दीपिका का बचपन समझ बैठा था, मगर यहाँ तो कहानी ही कुछ और थी। मेरे दिल में शक का बीज उग चुका था और मैंने सोच लिया था कि अब राधा पर सख्ती करूंगा तो वह खुद ही राज खोल देगी। सुबह राधा सामान्य रूप से नाश्ता बना रही थी जब अचानक रुककर बोली, प्रशांत, आप दीपिका के लिए स्कूल का बैग क्यों लाए थे? मैं राधा के कल वाले रवैये की वजह से दुखी था, इसलिए संक्षिप्त जवाब दिया और कहा, मैं चाहता था कि दीपिका अपनी शिक्षा जारी रखे। राधा हंसी और बोली, कौन सी शिक्षा? दीपिका ने तो कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। उसे शिक्षा का शौक नहीं था
इसलिए हमने उसे स्कूल में दाखिल ही नहीं करवाया था। मुझे राधा की बात अच्छी नहीं लगी थी, और चूंकि मेरा मिजाज पहले से ही खराब था, इसलिए मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता था। मैंने अपना खाना खत्म किया और दफ्तर के लिए निकल गया, मगर दीपिका का अस्तित्व मुझे खटक रहा था। उसकी अजीबोगरीब हरकतें, मुझे देखते ही रोने लगना, फिर मेरी और राधा की तलाक पर खुश होना, ये सब क्या था? दीपिका कोई छोटी बच्ची तो थी नहीं, वह पूरे 15 साल की थी। इस उम्र में तो लड़कियां बड़ी समझदार और सुलझी हुई होती हैं। यकीनन यह मामला इतना सीधा नहीं था जितना मुझे लग रहा था। शाम में भी दीपिका ने मुझे तंग करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। मुझे देखकर वह अजीब अजीब हरकतें करने लगती थी। मैं राधा से बात करने लगा तो वह उसे हाथ से पकड़कर कमरे में ले गई। थोड़ी देर बाद राधा बाहर निकलकर बोली, प्रशांत, आप खाना खाकर अपने कमरे में चले जाएंगे तो हम दोनों बहनें भी आकर खा लेंगी। दीपिका जिद कर रही है कि जब तक आप बाहर बैठे हैं तब तक वह बाहर नहीं निकलेगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर खुद पर काबू पाकर बोला, ठीक है, दीपिका बाद में खा लेगी। कम से कम तुम तो मेरे साथ आकर बैठो, तुम तो मेरे साथ खाना खाओ। राधा के जवाब ने मेरे अंदर आग लगा दी थी। वह बोली, प्रशांत, आपको तो पता है ना कि दीपिका कितनी जिद्दी है, घर में तूफान खड़ा कर देगी, इसीलिए आप मेरी माफी स्वीकार कर लें। राधा इतना कहकर कमरे में चली गई थी। अब मैं अपने आपे से बाहर हो गया था। मैं खुद पर काबू न रख सका और कमरे की तरफ बढ़ा। राधा की आवाज आ रही थी। वह दीपिका को कोस रही थी, कह रही थी, दीपिका, काश माता पिता के साथ कम से कम मेरी जिंदगी तो जहन्नुम न बनती। न जाने तुम मेरे किस पाप की सजा हो। मैंने दरवाजा खोलकर अंदर चला गया और दीपिका को कलाई से पकड़कर खींचता हुआ बाहर ले आया। राधा भी घबरा गई थी। वह मेरे पीछे भागी और बोली, प्रशांत, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरी बहन को। आप अपने होश में तो हैं? मगर सच्ची बात तो यह थी कि मैं हरगिज अपने होश में न था। अगर होश में होता तो यह सब न करता। मैंने दीपिका को एक अलग कमरे में बंद कर दिया और राधा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आया। मैं बोला, अब मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारी बहन ये सब क्यों करती है? राधा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह लगातार रोती चली जा रही थी। वह बोली, आपको भगवान का वास्ता है प्रशांत, मेरी बहन को छोड़ दें। वह बहुत संवेदनशील है, वह डर से मर जाएगी। वह एक रात तो क्या, एक पल भी मेरे बिना नहीं रह सकती। मैं चिल्लाकर बोला, क्यों? आजकल के 2 छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माँ के बिना रह लेते हैं। ये किस तरह का भाईचारा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारी परछाई ही बन गई है? मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और न ही मैं यह सब बर्दाश्त करूंगा। मैंने राधा को घूर कर देखा और कहा, तुम अपना यह रोना धोना बंद करो। उसके रोने में और तेजी आने लगी थी। मैं राधा के कमरे से बाहर आ गया और बाहर से कुंडी लगाकर अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया ताकि राधा और दीपिका का शोर थम जाए। मगर वह दोनों बहनें इतने जोर से दरवाजा पीट रही थीं, जैसे लगता था कि वे दरवाजा ही तोड़ देंगी। कई घंटे यह सब कुछ चलता रहा, मगर फिर सुबह की पूजा का वक्त होने से कुछ देर पहले दोनों कमरों में खामोशी छा गई। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उठ खड़ा हुआ और दीपिका के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं उससे माफी मांगकर राधा के पास ले जाना चाहता था, मगर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरे कदम थम गए थे, क्योंकि वहां तो एक लड़का बैठा था। मैं आगे बढ़ा तो वह मुझे देखकर सहम गया और फिर से रोने लगा था। मैंने उसे झिड़क दिया और बोला, मेरे सामने अब आंसू मत बहाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे बताओ तुम कौन हो? दीपिका कहाँ गई? वह लड़का रोते हुए बोला, अगर मैं अपनी सच्चाई बता दूंगा तो तुम मुझे बेच तो नहीं दोगे? मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था। मैं बोला, नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मैं तुम्हें क्यों बेचने लगा? वह लड़का मेरी बात से संतुष्ट हो गया और सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर बहुत दर्द था। वह बोला, जब मैं पैदा हुआ तो हमारे घर में यूं मातम मनाया गया जैसे मैं पैदा नहीं हुआ, मर गया हूँ। जब मैं बड़ा हुआ तो अपने चारों ओर बहुत जुल्म देखा। मेरे पिताजी मेरी माँ को एक बहुत मोटे डंडे से मार मार कर नीला कर देते थे और मेरी तरफ इशारा करके कहते थे कि मेरे लिए यह तो स्वीकार्य होता कि तू बांझ होती, मगर ये तो तूने क्या गजब कर दिया। मैं पिताजी की फटकार सुनकर आईने के सामने जा खड़ा होता। राधा कहती थी कि पिताजी की बातों पर ध्यान न दिया करो, तू तो बहुत प्यारा है। लेकिन मैं प्यारा होता तो क्या मेरी वजह से माँ को मार पड़ती? मैं राधा से पैसे मांगता तो वह मुझे 2 रुपए का नोट दे देती थी। मैं भागकर दुकान जाता और माँ के लिए अपनी पसंद की टॉफी ले आता। मैं वह टॉफी माँ के मुंह में डालकर कहता, माँ, दवा खा लो, आराम आ जाएगा।
माँ मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती थी। मैं छोटा सा था। मेरे हम उम्र लड़के खेला करते थे, जबकि मेरा खेल में मन नहीं लगता था। मैं सारा दिन घर में रहकर माँ का पहरा दिया करता था कि कहीं पिताजी माँ को फिर से न मारने लगे। लेकिन मेरे रोकने के बावजूद हर दूसरे तीसरे दिन माँ नीली हुई होती थी। मैं अपने छोटे छोटे हाथों से माँ को दबाता था कि उन्हें आराम आ जाए, मगर वह अपना दर्द भूलकर घंटों मेरे छोटे से हाथों को अपने होठों से लगाकर चूमती जाती और रोती जाती। माँ कहती थी कि मुझे मार से तकलीफ नहीं होती, मुझे तुम्हारी इन हरकतों से बड़ी तकलीफ होती है। मेरा जिगर छलनी छलनी हो जाता है। माँ की कमेटी निकली तो वह बाजार जाकर मेरे लिए एक साइकिल और गेंद बल्ला ले आई थी। माँ कहती थी कि तुम बाहर जाकर तो खेलते नहीं हो, घर में ही तुम्हारी खुशी का इंतजाम कर देती हूँ। मैं साइकिल देखकर बड़ा खुश हुआ था और माँ के हाथ चूमता रहता था। फिर सारा दिन खड़ी धूप में साइकिल चलाता रहा। माँ मुझे देखकर हंसकर बोली, आज पहला दिन है इसलिए धूप में खेल लो, कल से नहीं खेलने दूंगी धूप में। मैं हर थोड़ी देर बाद साइकिल से उतरकर गीले कपड़े से उसे साफ भी करता रहा था कि कहीं मैली न हो जाए, कहीं मेरी नई साइकिल पुरानी न हो जाए। शाम में पिताजी घर आए तो मैं साइकिल पर झूले ले रहा था। पिताजी बोले, इस कमजात को ये साइकिल किसने दिलाया है? फिर मेरे मुंह पर 2 थप्पड़ मारकर मुझे साइकिल से उतार दिया और कुल्हाड़ी से उस साइकिल को तोड़कर फेंक दिया। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे थे। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। माँ रात को मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, बच्चा, मैं आज तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। तुम 4 साल के हो गए हो, एक समझदार बच्चे बन गए हो। अब तो माँ हर बात कर सकती है ना तुमसे? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। माँ बोली, बेटा, तुम्हारी बहन का क्या नाम है? मैं बोला, राधा। माँ बोली, और तुम्हारा क्या नाम है? मैं खामोश हो गया। कानों में साई साई होने लगी। मैं बोला, माँ, पिताजी मुझे कमजात कहते हैं और आप बच्चा। इन दोनों में से मेरा क्या नाम है? माँ की आंखें हर समय छलकने को तैयार रहती थीं। आज भी पानी बरसने लगा था। माँ बोली, तुम्हारा कोई नाम है ही नहीं मेरी जान। 4 साल हो गए हैं तेरी पैदाइश को, मगर मैं अब तक यही फैसला नहीं कर पाई कि तुम्हारा नाम क्या रखूं। लड़कियों वाला नाम रखूं या लड़कों वाला? मैंने माथे पर बल डालकर पूछा, क्यों माँ, लड़कियों वाला नाम क्यों रखना है मेरा? मैं तो लड़का हूँ ना। माँ ने नहीं में सिर हिला दिया तो मैं चकित रह गया था। माँ बोली, तू ना लड़का है और न ही लड़की है, तू किन्नर है, तीसरी जिन्स है तेरी। मैं 4 साल का बच्चा इन बातों को न समझ पाया था। माँ बोली, मैं तुझे लड़का नहीं बनाऊंगी, क्योंकि तू बाहर निकलेगा तो लोग 100 तरह की बातें बनाएंगे। मैं तुम्हारा नाम दीपिका रखती हूँ। तुम हर समय सिर पर दुपट्टा लेकर रखोगे और घर की 4 दीवारी में रहोगे। तुम सुरक्षित रहोगे। मैं माँ से रूठ गया, बोला, मुझे नहीं लेना दुपट्टा, मैं लड़का हूँ। माँ बोली, मेरे पास ताकत नहीं है मेरे बेटे, नहीं तो मैं तेरे सिर पर घने पेड़ की छांव कर देती। तेरे हिस्से का हर दर्द मैं खुद पर झेल लेती, लेकिन अब मुझे कहीं जाना है। मैं रोते हुए माँ से लिपट गया और जिद करने लगा कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। हम दोनों रोते रहे। फिर मैं सो गया तो माँ मुझे राधा के पास लिटाकर चली गई। सुबह मेरी आंख चीख पुकार के साथ खुली थी। राधा बिलक बिलक कर रो रही थी। मैं भागकर बाहर निकला तो माँ सोई हुई थी। राधा मुझसे लिपटकर रोने लगी और बोली, माँ चली गई है। मैंने राधा के सिर पर थप्पड़ मारा और बोला, धीरे बोलो, माँ सो रही हैं, उठ जाएंगी। फिर राधा मुझे कमरे में ले गई और मेरे सिर पर दुपट्टा डालकर बोली, अब तू दीपिका है, माँ की बात याद है ना? मैंने सिर हिला दिया था। मैं 2 रुपये लेकर दुकान पर गया और माँ की टॉफी ले आया। मैं वह टॉफी माँ की जेब में रखने के लिए उनके चारों ओर घूमता रहा, मगर माँ उठती ही नहीं थी। सारे मोहल्ले की औरतें भी आ गई थीं। फिर माँ को सफेद कपड़े पहना दिए गए और चारपाई पर डालकर ले गए। मैं पीछे भागा और बोला कि मेरी माँ को कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ दो, मैंने तो उनके लिए टॉफी ले रखी है। मैं छोटा था ना, इसलिए किसी ने मेरी आवाज न सुनी। मैं आदमियों की टांगें पकड़ पकड़ कर बोलता रहा कि माँ को नीचे उतार दो। सुबह से कुछ नहीं खाया, उन्हें भूख लगी हुई होगी। वह टॉफी मेरी जेब में ही रह गई, मगर माँ न लौटी। मैं रोता रहा, तड़पता रहा, मगर किसी ने मेरी न सुनी। फिर एक दिन पिताजी भी चले गए तो हम अपनी चाची के घर आ गए। चाची भी पिताजी जैसी ही जालिम थी। वह भी मारती थी मुझे। अक्सर कहा करती थी, मैं तुझे बेच दूंगी, किन्नरों का दल ले जाएगा तुझे। तभी राधा मेरा सहारा बनती थी। चाची का बेटा था ना आप जितना, वो मुझे कहता था कि तुम किन्नर हो, नाच कर दिखाओ। फिर वह और चाची बहुत हंसते थे। मैं डर जाता था और राधा मुझे बचाती थी। फिर उसकी शादी हो गई
आपके साथ। आपकी तरफ देखकर भी मुझे डर लगता था कि कहीं आप मुझे किन्नरों के दल के पास न बेच दें। राधा कहती थी कि आप अच्छे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, मगर डर मेरे दिल के अंदर जड़ पकड़ कर बैठा है। अब आपको सब कुछ पता चल गया है, अब बताएं, मुझे अकेले कमरे में तो बंद नहीं करेंगे ना? मेरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मैं जल्दी से उठकर बाहर की तरफ भागा और राधा के कमरे का दरवाजा खोल दिया। उसके पैरों में बैठकर माफी मांगने लगा। वह भी रो रही थी मगर बोली, माफी किस बात की? आपने तो हम बेसहारा लोगों को सहारा दिया है। फिर मैं और राधा दीपिका को मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास लेकर जाने लगे थे। उसके दिमाग से बचपन का आघात निकालना बड़ा मुश्किल था। मैंने उसकी शिक्षा भी शुरू करवा दी थी। मैं और राधा खुशहाल जिंदगी का आगाज कर चुके हैं और दीपिका भी जिंदगी की तरफ लौट रहा है। और मैंने खुद से ये वादा किया है कि उसका भविष्य उज्जवल बनाकर ही दम लूंगा। मैंने मन में ठान लिया था कि मैं दीपक का अतीत और उसके माता पिता के साथ हुए इस जुल्म की सच्चाई को जरूर तलाश करूंगा। मेरे दिमाग में शक का कीड़ा अब और भी सक्रिय हो चुका था। मैंने अपने दोस्त अमित को फोन किया जिसने मेरा यह रिश्ता करवाया था। मैंने उसे सारी बात बताई और उससे उसकी चाची का नंबर मांगा जिनके पास राधा और दीपक पहले रहते थे। अमित भी मेरी बात सुनकर हैरान रह गया और तुरंत नंबर देने के लिए राजी हो गया। अगले दिन मैंने उस चाची को फोन किया जिनका नाम फातिमा बेगम था। वह एक सख्त और बेरहम औरत लग रही थी जिनकी बातों में कड़वाहट भरी थी। मैंने फातिमा बेगम से कहा, नमस्ते, मैं प्रशांत हूँ, राधा का पति। नमस्ते, हाँ भाई बोलो क्या बात है? उन्होंने सख्त लहजे में जवाब दिया, मुझे राधा और उसके भाई के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। मैंने कहा, भाई? उसके साथ तो कोई भाई नहीं था, वह तो अकेली विदा हुई थी। फातिमा बेगम ने तुरंत इनकार कर दिया। मैं हैरान होकर बोला, क्या मतलब? दीपक तो उसके साथ ही आया था। दीपक? कौन दीपक? वह तुरंत चुप हो गई और फोन की दूसरी तरफ एक लंबी खामोशी छा गई। मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैं जानता हूँ कि आप लोग उसका असली नाम क्यों नहीं बताते, लेकिन वह दीपिका नहीं, दीपक है। मैंने दीपक का असली नाम लिया। फातिमा बेगम का लहजा एकदम बदल गया और वह गुस्से से चिल्लाने लगी, क्या कहा तुमने? उस बदबख्त ने अपना राज तुम्हें बता दिया है? अब तुम जाकर उसकी बहन को तलाक दे दो। हमारी इज्जत का सवाल है। हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया था कि वह तीसरी जिन्स है। नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगा, बल्कि मैं तो उस बच्चे की मदद करना चाहता हूँ। मुझे आप उसके पिता के बारे में बताएं। उसके पिता कौन थे और वह कहाँ है? उनकी दोनों ही औलादें मर चुकी हैं, उनका निधन हो गया है। फातिमा बेगम ने बात काटते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि उसके माता पिता का निधन हो गया है, लेकिन मुझे उसके पिता का नाम और उनके परिवार के बारे में बताएं। मैंने जोर दिया। फातिमा बेगम ने गुस्से से फोन काट दिया। मुझे यह सब देखकर यकीन हो गया था कि यह मामला सिर्फ दीपक का नहीं था, बल्कि इसमें कुछ गहरे और छिपे हुए राज भी थे। मैंने मन में ठान लिया था कि मैं दीपक का अतीत और उसके माता पिता के साथ हुए इस जुल्म की सच्चाई को जरूर तलाश करूंगा। मेरे दिमाग में शक का कीड़ा अब और भी सक्रिय हो चुका था। मैंने अमित को दोबारा फोन किया और उसे सारी बात बताई। अमित ने मुझे मशवरा दिया कि मैं किसी जासूसी एजेंसी से मदद लूं, लेकिन मैं एक आम सा आदमी था और यह सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इसी दौरान मेरे पड़ोस में एक नया परिवार आया। उनका बेटा, जो कि मेरी उम्र का था, उसका नाम रामू था। रामू एक बहुत ही समझदार और मददगार इंसान था। उसने मेरे परेशान चेहरे को देखकर पूछा, भाई सब ठीक तो है ना? आप कुछ दिनों से बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। मैंने रामू से अपनी सारी कहानी साझा की, बिना यह बताए कि दीपक किन्नर है। मैंने बस यह बताया कि वह एक संवेदनशील बच्चा है और उसके माता पिता के साथ कोई गहरा राज्य है। रामू ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी और कहा, भाई मुझे लगता है कि यह मामला इतना सीधा नहीं है जितना नजर आ रहा है। मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में काम करता था, मगर अब मेरा काम छूट गया है। लेकिन मेरे पास अब भी पुराने संबंध मौजूद हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं रामू की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। रामू ने जांच शुरू कर दी, पुराने कागजात और सनसनीखेज खुलासा। रामू ने कुछ दिन बाद मुझे फोन किया और कहा कि उसने दीपक के पिता, जिसका नाम प्रकाश था, उसके बारे में जानकारी निकाल ली है। प्रकाश एक अमीर जमींदार था, लेकिन उसका एक भाई था जिसका नाम राकेश था। राकेश और प्रकाश दोनों भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहे थे। रामू ने मुझे बताया, प्रशांत, मुझे एक और सनसनीखेज बात पता चली है।
प्रकाश के परिवार में किसी भी लड़की को विरासत का हक नहीं दिया जाता था, बल्कि वह सिर्फ बेटों को ही विरासत देते थे। मैंने इस बात पर गौर किया और सोचा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। रामू ने आगे कहा, प्रकाश के एक बेटे के बाद एक और संतान हुई थी, जो किन्नर था।